नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग प्रमुख योजनाओं को देखेंगे। ये योजनाओं से संबंधित जो प्रश्न है, ये विभिन्न आयोगों में विगत प्रश्न पत्रों के एनालिसिस पर ये ज्ञात होता है कि हर जगह ये योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी इसके अलावा विभिन्न राज्यों की भी आयोगों द्वारा योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर इस सेक्शन में हम लोग पुरानी योजनाओं को भी और जो करंट की मैगजीन में नई योजनाएं दी हैं उनको भी इसी में सम्मिलित करके देखेंगे। यदि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए तो आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि एक ही जगह सारी योजनाओं को कर दिया गया ताकि आपको आसानी रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो शुरुआत है, यानी जो लागू करने की बात है, वो 1 दिसंबर 2018 को लागू हो गई थी। दूसरी बात, यदि ये कहा जाए कि इसकी औपचारिक शुरुआत कब हुई, तब आप कहेंगे कि 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री महोदय द्वारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसकी औपचारिक शुरुआत हुई। ये जो 1 दिसंबर 2018 है, इसी डेट से पात्र कृषक परिवारों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसमें क्या उद्देश्य है? इस योजना के तहत जो भी पात्र परिवार हैं उनको प्रतिवर्ष 6,000 रुपये आर्थिक सहायता मिलेगी, जो 4-4 माह की 3 किस्तों में दी जाएगी और प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि हम वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट की बात करें तो इस योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 68,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इतनी बात आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड याद रखनी चाहिए। अगला देखिए, प्रधानमंत्री जीवन योजना। जीवन का मतलब है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। अब ये योजना को कब मंजूरी मिली? तो 28 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने इसको मंजूरी दी। इसमें क्या होगा इस योजना में? इस योजना में लिग्नो सेल्यूलोसिक बायोमास का उपयोग करके एक एकीकृत बायोएथेनॉल परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस प्रधानमंत्री जीवन योजना के अंतर्गत। ठीक है। दूसरी बात कि ये जो जीवन योजना है, इसके लिए वर्ष 2018-19 से लेकर 2023-24 तक के वित्तीय कार्यकाल के दौरान कुल 1969.50 करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान सुनिश्चित किया गया। याद रखिएगा, ये ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो प्रधानमंत्री जीवन योजना है, इसका क्या ड्यूरेशन है? जो वित्त सैंक्शन किया गया है 2018-19 फाइनेंशियल ईयर से 2023-24 फाइनेंशियल ईयर तक 1969.50 करोड़ रुपए। दूसरी बात कि इस योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन के स्तर पर दूसरी पीढ़ी की 10 एथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ कोरिलेट करना पड़ेगा। जो पुराने लोग हैं, जो लंबे समय से जुड़े हैं, वो इन बात को जानते हैं कि जब भी कोई तथ्य आता है जिसको कोरिलेट करना हो तो निश्चित तौर पर कोरिलेट किया जाता है। जो नए लोग जुड़े हैं वो धीरे धीरे फैमिलियर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने पूर्व में चर्चा की है कि पेट्रोल में 10% एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य कब तक का है? तो आपका सही जवाब होगा 2022 तक का। यदि हम कहें कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य क्या है, तो आपका सीधा जवाब होगा 2025 तक। इसको इसके साथ कोरिलेट करके आपको याद रखना चाहिए। अगला देखिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री महोदय के द्वितीय कार्यकाल में जब ये आए तो इनके पहली कैबिनेट में ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को स्वीकृति मिली। यानी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को कब स्वीकृति मिली? 31 मई 2019 को। आइए आगे देखते हैं। अब इसमें प्रावधान क्या है? किसमें? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये देखिए, इसमें पात्रता दी है। ये 18 से 40 वर्ष तक के जो लोग हैं वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें वही किसान भाग लेंगे जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक की है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। और जब वो 60 वर्ष के हो जाएंगे तो उनको 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन के तौर पर मिलेगा। ये है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। और इस योजना में जो पात्र किसान हैं उनके अंशदान के बराबर ही केंद्र सरकार भी पेंशन निधि में अपना जमा करेगी। अगला देखिए, अगली योजना है जल जीवन मिशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है JJM। इस योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, जिसका नाम है जल जीवन मिशन। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में पाइपलाइन जल आपूर्ति यानी हर घर जल सुनिश्चित करना, ये जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। और लक्ष्य कब तक का है? 2024, याद रहे। अगली बात कि
29 मार्च 2022 तक इस योजना में 9,32,02,915 ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन मिल चुके हैं इनको। ठीक है, वहीं अगर 2022-23 के बजट की बात करें तो जल जीवन मिशन के लिए इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे देखिए, अटल भाषांतर योजना। ये जो अटल भाषांतर योजना है, ये पहली बात तो विदेश मंत्रालय द्वारा चलाई गई। अब इसमें क्या होगा, इसमें भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसी को नाम दिया गया अटल भाषांतर योजना। अब इसका शुभारंभ कब हुआ, तो दिसंबर 2018 में। ठीक है, अब इसमें प्रावधान क्या है, इस योजना के तहत जो भाषा विशेषज्ञ हैं उनको प्रशिक्षण देके हिंदी भाषा से अरबी, हिंदी भाषा से चीनी, फ्रेंच, जापानी, रूसी, स्पेनिश और इसी लिखा विलोमतः, यानी कि इसी से हिंदी में भी, यानी दोनों तरह से आपको भाषा समझ में आनी चाहिए और ट्रांसलेट करना आना चाहिए, ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वो आगे चलकर इसका प्रयोग कर सकें। ठीक है, ये प्रावधान है अटल भाषांतर योजना का। अगला देखिए, निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018। यहां देखिएगा, इस योजना को अधिसूचित कब किया गया, तो 2 जनवरी 2018 को। किसके द्वारा अधिसूचित किया गया, तो वित्त मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा, हो सकता है कि अगर ये प्रश्न बनाया जाए तो विकल्प में वित्त मंत्रालय के साथ निर्वाचन आयोग देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे। तो जब अगर आप योजना अच्छे से जानते रहेंगे तो आप इसको कोरिलेट कर देंगे वित्त मंत्रालय से। तो समझ लीजिए, ये वित्त मंत्रालय द्वारा। अब आइए जरा निर्वाचन बांड योजना को समझ लीजिए। ये भारत का नागरिक हो, भारत में निगमित कोई प्रतिष्ठान हो या भारतीय व्यक्तियों का कोई संघ हो, वो इस निर्वाचन बांड को खरीदने के लिए योग्य है। अब ये निर्वाचन बांड जो है, इसके भुगतान हेतु राजनीतिक दल पात्र होंगे। ठीक है, और वे वही राजनीतिक दल इसके लिए पात्र होंगे जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, ठीक है, 1951 की धारा 29 क के तहत पंजीकृत हों। यानी वही लोग, वही राजनीतिक दल इस निर्वाचन बांड का भुगतान ले पाएंगे जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 क के तहत पंजीकृत हों और जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल डाले गए मतों का कम से कम 1% मत प्राप्त किया हो, वही इस भुगतान को ले पाएंगे। और प्रावधान क्या है कि निर्वाचन बांड 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य का जारी होगा। और इस बॉन्ड की जो वैधता है निर्गमन की, यानी इसको भुनाने की, वो निर्गमन तारीख से 15 दिन तक होगी। यानी जब उसको जारी किया गया उसके 15 दिन के अंदर में इन राजनीतिक दलों को उसको कैश करा लेना होगा। और इस अवधि में यदि इन्हें नहीं भुनाया गया तो यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में चली जाएगी और लोगों के लिए राहत के लिए लग जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, बॉन्ड पर लेनदार और देनदार का नाम नहीं होगा ताकि गोपनीयता बनी रहे। वहीं भारतीय स्टेट बैंक को निर्वाचन बांड योजना की बिक्री के लिए 29वां चरण जो हुआ शुरू, वो 1 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 के बीच इन्होंने 29 अपने अधिकृत शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और इनको इनकैश करने के लिए अधिकृत किया था। किस बैंक ने? भारतीय स्टेट बैंक, याद रखिएगा। ठीक है, ये थी आपकी पूरी निर्वाचन बॉन्ड योजना, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, ठीक है, पहली बात तो संपदा का मतलब क्या है, यानी स्कीम फॉर माइक्रो मरी, ठीक है, प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। ठीक है, याद रखिएगा, ये योजना जो है ये मई 2017 में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई और 26 मई 2017 को इसका नाम बदलकर किसान संपदा योजना कर दिया गया। यानी कि पहले इसका नाम संपदा योजना था, बाद में इसको किसान संपदा योजना कर दिया गया और वर्तमान में योजना किसान संपदा योजना यानी PMKSY के रूप में जानी जाती है। अब आइए जरा इसके उद्देश्य पर चर्चा कर लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्र तक जो दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है उसको एक आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना। ठीक है, ये उद्देश्य है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का। और ये केवल देश में न केवल खाद्य प्रसंस्करण में वृद्धि करेगा बल्कि किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने और किसानों की आय को दुगना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के भावी अवसर का सृजन करने और कृषि उपज की बर्बादी को कम करने, प्रसंस्करण और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के स्तर को बढ़ावा देने के लिए भी एक बड़ा कदम होगा। किसका? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत निम्न स्कीमों को भी चलाया जाता है। किस स्कीम को? जैसे मेगा फूड पार्क हो गया, कोल्ड चेन हो गया, खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं के सृजन और विस्तार के लिए बात हो गई, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना,
बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजों का सृजन, खाद्य संरक्षा और गुणवत्ता का आश्वासन और संरचना, मानव संसाधन और संस्थान, ये सभी किसके तहत चलते हैं? ये चलते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत। अगर हम बजट की बात करें तो किसान संपदा योजना को कितना बजट मिला 2022-23 में? तो आपका जवाब होगा 900 करोड़ रुपए का। ये देखिए, जो बजट में पैसे का आवंटन हो रहा है ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा और इसको करिएगा कि जैसे एक बार आपने देख लिया, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जब या रात में खाली हैं तो एक बार फिर से सुन लिया आपने, ताकि वो आपके दिमाग में क्लिक करती रहे कि हाँ, ये इस योजना में ये व्यवस्था है। ठीक है, ताकि जब परीक्षा में आप लोग जाएं तो आपको ये योजनाएं बिल्कुल क्लियर हो। अगला देखिए, राष्ट्रीय पोषण योजना। ये जो राष्ट्रीय पोषण योजना है ये देश में पोषण स्तर को सुधारने और कुपोषित जनित जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए इसको लाया गया। इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 नवंबर 2017 को इसको स्वीकृति प्रदान की। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य देखिए, लक्ष्य है कि जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों में प्रत्येक में 2% की वार्षिक कमी लाना। ठीक है, अभी एक एक करके मैं सबकी चर्चा करूंगा। पहले बात हो रही है कि जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों में प्रत्येक में 2% की वार्षिक कमी लाना। अगर रक्तअल्पता से संदर्भित है बच्चा तो वहां पर प्रतिवर्ष 3% की कमी लाना, और साथ ही साथ यदि ठिगनेपन या अल्प विकास के मामले हैं तो उसमें 38.4% से उसको कम करके 2022 तक उसको 25% तक लाने का लक्ष्य है। ठीक है, यानी ये 3 मेजर पार्ट हैं। अगला देखिए, इसमें प्रावधान क्या है? इस मिशन के तहत 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में 315 जिले, 2018-19 में 235 जिले और 2019-20 में शेष सभी जिलों को इसमें शामिल कर लिया गया। और याद रखिएगा, 2017-18 से प्रारंभ होकर अगले 3 वर्षों की अवधि के लिए इस मिशन को 9046.17 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। ठीक है, दूसरी बात, इस योजना में जो ये बजट है इसमें 50% तो भारत सरकार अपने बजटीय व्यवस्था से दे देगी, बाकी 50% में IBRD और MDB इनके द्वारा पैसा जुटाया जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखिए, और बजटीय समर्थन में अगर डिवाइडेशन करें तो बजटीय समर्थन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो सामान्य राज्य हैं वहां पर 60 और 40 का रेशियो रहेगा, यानी केंद्र सरकार 60 और राज्य 40। अगर वहीं विशेष राज्य की बात करें, विशेष राज्य का मतलब कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जो हिमालयी राज्य हैं, उनको विशेष राज्य कहा जाता है, वहां पर केंद्र का 90% और राज्य का 10% होगा। ठीक है, और दूसरी बात कि यदि विधानसभा जहां पर नहीं है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, जैसे मान लीजिए आप लद्दाख का उदाहरण ले लीजिए, वहां विधानसभा नहीं है तो वहां पर 100% पैसा केंद्र सरकार देगी। और इस मिशन से 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित होने का अनुमान है। और दूसरी बात कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण से संबंधित जो सर्वप्रमुख योजनाएं हैं, जैसे उस जो प्रमुख योजना क्या है, समेकित बाल विकास योजना, इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, किशोरियों के लिए स्कीम, राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम, बाल संरक्षण जैसी योजनाएं जो हैं ये इसी समेकित बाल विकास सेवा में शामिल हैं। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। आगे देखिए, गंगा ग्राम परियोजना। ये जो गंगा ग्राम परियोजना है इसका शुभारंभ 23 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन, उसी में किया गया। और यह परियोजना जो है ये नमामि गंगे के अंतर्गत आएगी, यानी जो गंगा ग्राम परियोजना है ये नमामि गंगे के अंतर्गत आएगी। अब जरा इसमें प्रावधान की बात देख लीजिए। इस योजना के तहत गंगा के किनारे जो 4470 गांव हैं वहां पर स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास के लिए ये परियोजना चलाई जा रही है, जिसका नाम रखा गया गंगा ग्राम परियोजना। कितने गांव हैं गंगा किनारे? 4470। अगला देखिए, और इस परियोजना के तहत इन गांवों के ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, तालाब और जल संस्थानों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण परियोजनाएं, जैविक बागवानी, चिकित्सीय पौधों की कृषि, इन सारी चीजों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला देखिए, करें कि और एक बात और याद रखिएगा कि जो गंगा ग्राम परियोजना है वो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय इस परियोजना की नोडल एजेंसी है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है संकल्प और स्ट्राइव योजनाएं। ये जो संकल्प और स्ट्राइव योजना है इसकी स्वीकृति मंत्रिमंडल के द्वारा 11 अक्टूबर 2017 को दी गई, पहली बात। दूसरी बात, इसका प्रावधान क्या है कि संकल्प और स्ट्राइव परियोजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। याद रखिएगा इस बात को, ये पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा समर्थित है, तो आप सीधा जवाब देंगे कि विश्व बैंक द्वारा ये समर्थित है। दूसरी बात देखते हैं, अब यहां पर संकल्प और स्ट्राइव को अलग अलग बांट के बता रहा है।
पहली बात बता रहा है संकल्प की। संकल्प जो है ये आजीविका संवर्धन हेतु एक कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम है। यदि हम संकल्प का फुल फॉर्म देखें तो संकल्प का फुल फॉर्म होता है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ये है किसका फुल फॉर्म? संकल्प का। यदि हम स्ट्राइप की बात करें तो ये औद्योगिक मूल्य प्रबंधन हेतु कौशल सशक्तिकरण है, ठीक है। वहीं अगर देखिए, अब दोनों को जरा कंपेयर कर दें, घबराइए मत। संकल्प योजना जो है ये आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण है, और वहीं स्ट्राइप जो है ये औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण है, ठीक है। दोनों को अब अंतर समझ गए। यदि हम स्ट्राइप की फुल फॉर्म को देखें तो स्ट्राइप का फुल फॉर्म क्या होगा? स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट, ठीक है। यानी याद रखिएगा, स्ट्राइप का मतलब औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए और वहीं संकल्प का मतलब आजीविका संकल्प। इन दोनों योजनाओं में बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास से संबंधित है। अब उद्देश्य क्या है? इन योजनाओं का उद्देश्य संस्थागत सुधार और लंबी और छोटी अवधि के लिए वीईटी यानी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिकता में सुधार करना। पहले ही आप समझ गए थे, दोनों का मैंने एग्जैक्ट जहां पे मतलब बता दिया है, उससे इसका उद्देश्य क्लियर कट समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला है दीनदयाल स्पर्श योजना। ये जो दीनदयाल स्पर्श योजना है, ये इसका शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ 3 नवंबर 2017 को। और किसके द्वारा किया गया? उस समय जो दूरसंचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, मनोज सिन्हा के द्वारा। और ये दीनदयाल स्पर्श योजना में क्या प्रावधान है, इसके तहत किस बात की बात की जाती है? तो याद रखिएगा, ये जो दीनदयाल स्पर्श योजना है, इसके तहत डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि को बढ़ाना और इस क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति योजना के तौर पर यह दीनदयाल स्पर्श योजना को चलाया गया, ठीक है। और अगर हम स्पर्श का फुल फॉर्म देखें आपसे, तो स्पर्श का मतलब क्या हो गया? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। यानी करा कि डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि और शोध कार्य के प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति योजना है कौन? दीनदयाल स्पर्श योजना। अब आइए जरा देखें कि इसमें कौन विद्यार्थी शामिल होंगे। तो जो कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थी हैं वो इसमें शामिल होंगे, और इसके तहत उन्हें 6,000 रुपए प्रतिवर्ष यानी कि 500 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। एकदम क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। अगला देखिए, साथी पहल। ये जो साथी पहल है, पहली बात तो साथी का मतलब क्या? फुल फॉर्म साथी का मतलब है सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ इफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है। मतलब इसका जरा और डिटेल हिंदी में देख लीजिए। ये कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, पहली बात। अभी हम इसको और एलेबोरेट करते हैं। ये जो साथी पहल है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की एक अपनी संयुक्त पहल है, और इस पहल का क्रियान्वयन जो है ये अखिल भारतीय आधार पर संयुक्त रूप से ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और कपड़ा आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जाएगा। यानी ये इन मंत्रालय के विभाग हैं, ठीक है। दूसरी बात यहां पर आपको गौर करनी होगी कि इस पहल के लिए समझौता कब हुआ? 24 अक्टूबर 2017 को। अब देखिए, प्रावधान की बात कर रहा है। इस पहल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के अधीन जो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड है, जिसका शॉर्ट नेम क्या है? EESL, द्वारा थोक मात्रा में ऊर्जा दक्ष पावरलूम, मोटर और रैपियर किट को खरीदा जाएगा, और उनको लघु और मध्यम पावरलूम की इकाइयों को बिना किसी अग्रिम लागत के उनको प्रदान कर दिया जाएगा। अब ये जो पावरलूम धारक है, इनके द्वारा 4 से 5 वर्षों में किस्तों में इन मशीनों का पुनर्भुगतान किसको किया जाएगा? EESL को। ये क्या है? विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड है, इसको भुगतान कर दिया जाएगा। और इसमें पावरलूम उद्योग की ऊर्जा दक्षता तथा उत्पादकता दोनों बढ़ेगी। ये लक्ष्य है पूरा इस पूरे मिशन का, ठीक है, जिसका नाम क्या है? साथी पहल, ठीक है। अगला देखिए, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। ये जो संपूर्ण बीमा ग्राम योजना है, ये 13 अक्टूबर 2019 को तत्कालीन जो राज्य मंत्री थे मनोज सिन्हा, उनके द्वारा शुरू किया गया, पहली बात। अब इस संपूर्ण ग्राम बीमा योजना में क्या बात कही गई? इस बीमा योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक गांव में जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हों, उनको चिन्हित किया जाएगा, और उस गांव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक बीमा पॉलिसी दी जाएगी। और उस एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी का फुल शॉर्ट नेम क्या है? RPLI, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि इस संपूर्ण बीमा ग्राम योजना में जो सांसद आदर्श ग्राम है वो भी इसमें शामिल रहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना की शुरुआत जो है ये 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। अब ये सौभाग्य योजना क्या है?
तो सौभाग्य योजना का मतलब है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसी को कहते हैं सौभाग्य। अब आधी से ज्यादा बात इसके फुल फॉर्म से क्लियर हो गई होगी। यानी इसका उद्देश्य क्या हुआ कि देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी घरों में विद्युतीकरण करना सौभाग्य योजना का उद्देश्य है। और प्रावधान क्या किया गया? प्रावधान ये किया गया कि जो गरीब परिवार हैं उनको तो निःशुल्क दे दीजिए, जो अन्य परिवार हैं उनको 500 रुपए के भुगतान के पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाए। ठीक है, आगे देखिए, इस परियोजना में जो कुल व्यय है वो 16,320 करोड़ रुपए का आएगा, जो कि जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 14,025 करोड़ रुपए और शहरी क्षेत्रों में 2,295 करोड़ रुपए खर्च होगा। वहीं इस योजना के तहत 3 करोड़ गैर विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है। किस योजना के तहत? सौभाग्य योजना के तहत। ठीक है, आगे देखिए, एक बात और याद रखिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है कि इस योजना का जो परिचालन है, यानी किस योजना का? सौभाग्य योजना का, ये इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी REC द्वारा किया जाएगा। ये भी बात याद रखिएगा, सीधे प्रश्न पूछ देता है। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये 1 जनवरी 2017 को प्रभावी हुआ और ये इस योजना के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये काम करेगी किस प्रावधान के तहत? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। और किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। अब इस योजना में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में क्या व्यवस्था है? इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पहले बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए 5,000 रुपए का नगद भुगतान किया जाएगा। ये भुगतान 3 किस्तों में होगा। पहली किस्त जो है वो 1,000 रुपए की होगी, ये गर्भावस्था के पंजीकरण के समय दी जाएगी। दूसरी किस्त 2,000 रुपए की होगी, ये गर्भावस्था के 6 माह बाद, यानी कम से कम एक प्रसव पूर्व एक जांच के, यानी कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच के बाद ये दूसरी किस्त 2,000 रुपए की दे दी जाएगी। और जो 2,000 की तीसरी किस्त है ये बच्चे के पंजीकरण होने और उसके टीकाकरण के चक्र के शुरू होने समय 2,000 रुपए दे दी जाएंगी, यानी कुल मिला के 5,000 रुपए दिया जाएगा। इस योजना में केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उसमें जो नियमित कर्मचारी महिलाएं हैं वो इस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगी। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। अगला देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्री उस समय के अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। कब किया गया था? 21 जुलाई 2017 को। अब इसमें प्रावधान क्या है कि 60 वर्ष या उससे अधिक के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए पेंशन योजना है और इस योजना को 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया। किस योजना को? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को। ये ड्यूरेशन भी याद रखिएगा। दूसरी बात कि इस अगर योजना के संचालन का दायित्व की बात करें तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के पास है। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको? इतनी बात आपको प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत याद रखनी थी। अगला कार्यक्रम है मां कार्यक्रम। ठीक है, मां का मतलब क्या होता है? M फॉर मदर्स और A फॉर एब्सोल्यूट और A फॉर अफेक्शन। ठीक है, अब इस मां योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ 5 अगस्त 2016 को हुआ और किस मंत्रालय द्वारा हुआ? तो आपका जवाब होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य यह है कि स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करना और ज्यादा जागरूक माताओं को करना ताकि वो स्तनपान को बढ़ावा दे सके। ये मां कार्यक्रम का लक्ष्य है। दूसरी बात, अगर इसके वित्तीयन की बात करें तो मंत्रालय द्वारा 30 करोड़ रुपए का आवंटन और प्रत्येक जिले को 4.3 लाख रुपए का वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी मां योजना का लक्ष्य क्या है? स्तनपान को बढ़ावा करना। अगला देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना की जो घोषणा है वो 13 जनवरी 2016 को हुई और प्रारंभ कब हुई? तो 2016 में खरीफ फसल के समय इसका प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब इस योजना का यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लक्ष्य क्या है? तो प्राकृतिक आपदा आ गया या कीट की वजह से या कोई बीमारी आ जाए, इसके कारण यदि फसल में क्षति पहुंचती है तो किसानों को वित्तीय सहायता दी जा सके, इसीलिए चलाया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब इसका कवरेज की बात है। इसके कवरेज के अंतर्गत रबी फसल, खरीफ फसल, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें आती हैं। अब किसान द्वारा दे प्रीमियम, यानी किसान जो प्रीमियम देंगे वो किस आधार पर होगा? तो खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5% और वाणिज्य एवं बागवानी फसल के लिए 5% का प्रीमियम होगा। ये किसका प्रतिशत होगा? तो ये जो प्रीमियम राशि है ये बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति की जो दोनों में से कम होगा उसके ये निर्दिष्ट प्रतिशत होगा।
ठीक है, बात क्लियर हो गई हो। आगे देखिए, फसल बीमा योजना के लिए जो वित्त वर्ष 2022-23 है, इसमें कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो 15,500 करोड़ रुपए का आवंटन 2022-23 के बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किया गया। अगला देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना का जो अनुमोदन है ये 1 जुलाई 2015 को हुआ। दूसरी बात कि इस योजना के में जो है ये त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के और समेकित वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम और खेत में जल प्रबंधन, इन 3 योजनाओं को एक करके क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि उचित प्रौद्योगिकी और पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए जल का दक्ष उपयोग और क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश का संवर्धन हो। यही उद्देश्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। ठीक है, अब इसके क्रियान्वयन की बात है तो जो राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी के लिए और निरीक्षण के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई। वो कौन सी है? एक अंतर मंत्रालय राष्ट्रीय संचालन समिति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NSC कहते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री इसमें एज ए सदस्य रहेंगे। ये किसके लिए है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। अब जरा आगे देखिए, और एक बात और समझ ली, ये तो आपने राष्ट्रीय स्तर पर देख लिया, राज्य के स्तर पर कृषि विभाग इस योजना के कार्यान्वयन का नोडल एजेंसी होगी। यदि हम 2022-23 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए जो बजट का आवंटन है उसकी बात करें तो 12,954 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अगली परियोजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है ये 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ में इसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया कि स्वस्थ धरा खेत हरा। किसके तहत? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री द्वारा। अब आगे देखिए, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य यह है कि मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति के बारे में बताना, ताकि उसमें संपोषणी कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। और अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ये इसका लक्ष्य है। साथ ही साथ ये कार्ड 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किए जाएंगे। और इस योजना जो है ये कृषि और सहकारिता विभाग की देखरेख में होगा। ठीक है, इतनी बात आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में याद रखनी है। अगला है मेक इन इंडिया। सारी योजनाएं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है मेक इन इंडिया। ये 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ हुई। लक्ष्य क्या है? कि विनिर्माण क्षेत्र में संवर्धन के लिए भारत में महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश हो और अभिनव प्रयोग के जरिए वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तन करना, ये मेक इन इंडिया का लक्ष्य है। और इसके तहत 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। ठीक है, और 2022 तक जो सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है उसको 16% से बढ़ाकर 25% करना और इस क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना, ये इस मेक इन इंडिया योजना का लक्ष्य है। ठीक है, याद रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र को 16 से 25% करना है 2022 तक। ठीक है, अगला देखिए, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते। इस योजना का प्रारंभ 16 अक्टूबर 2014 को हुआ। और क्या लक्ष्य है इसका? तो श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए एक अनुकूल परिवेश तैयार हो, ये दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना का लक्ष्य है। और इसका अगर हम इस कार्यक्रम में देखें तो 5 योजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी? एक तो समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, दूसरा आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना और पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसके अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, अगला देखिए, अगली योजना है स्मार्ट सिटी मिशन। ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसका प्रारंभ 25 जून 2015 को हुआ और उद्घाटन अगर ये पूछा जाए तो 25 जून 2016 को, यानी 1 साल बाद, कहां पर हुआ? पुणे में। ठीक है, कार्यान्वयन के रूप में। अब इस स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य क्या है? तो शहरों में मूलभूत बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, नागरिकों को सभ्य और गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली का प्रदान करना, ये और एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य है। और सभी राज्यों और संघ राज्यों में समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटी वितरित करने का लक्ष्य है। और इसमें सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश को कितनी? 13, और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु को 12 स्मार्ट सिटी प्राप्त हुई। दूसरी बात है कि अगर वित्तीयन की बात करें तो केंद्र द्वारा प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए का और इतनी ही राशि राज्य सरकार भी देगी। किस योजना के तहत? तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। ठीक है, अगला देखिए, अगला है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन। ये जो अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन है इसका प्रारंभ 25 जून 2015 को नई दिल्ली में हुआ। और लक्ष्य क्या है?
कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों में परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। अब ये कौन कौन से क्षेत्र हैं जो बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं? तो जैसे जलापूर्ति हो गया, सीवरेज सुविधा हो गई, बाढ़ को कम करने के लिए व्यवस्था, पैदल मार्ग पर चलने की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, बच्चों के लिए हरित स्थल हो, पार्क हो, मनोरंजन जगह हो, ये सारी चीजें जो हैं ये अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत आती हैं। अगला देखिए, वित्तीय वर्ष 2015-16 से 5 वर्ष के लिए जो इसमें कुल व्यय की बात हुई है वो हुई है 50,000 करोड़ रुपए की। किस योजना में? अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन में। ठीक है, अगला देखिए, स्टैंड अप इंडिया। ये जो स्टैंड अप इंडिया है ये 15 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा हुई और 5 अप्रैल 2016 को नोएडा में इसका शुभारंभ हुआ। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखनी होगी यहाँ पे। अगर आपसे, चूंकि नोएडा उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश लिहाज से यहाँ प्रश्न बन सकता है कि स्टैंड अप इंडिया योजना जो है ये उत्तर प्रदेश की कहां पर शुभारंभ की गई, कब की गई? तो आप बता देंगे 2016 में नोएडा में। अगर ये पूछा जाए घोषणा कब हुई तो आप सीधा बता देंगे 15 अगस्त 2015 को। ठीक है, अगला देखिए, इसमें लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यह है कि जो संस्थागत साख संरचना तक अनुसूचित जनजाति, जाति और जनजाति और महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान करना। अब देखिए कितना टेक्निकल बात बता दिया कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है लोगों को। अभी हम उसको आसान करते हैं। ये क्या है स्टैंड अप इंडिया? ये जो कह रहा है कि संस्थागत साख संरचना तक पहुंच आसान करना, इसको साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनसे यदि अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग या केवल महिला, वो चाहे किसी भी वर्ग की हो, अगर उनको कोई ऋण चाहिए तो वो आसानी से प्राप्त हो सके। ये स्टैंड अप इंडिया का लक्ष्य है, सीधी भाषा में। ठीक है, अगला देखिए, आगे कह रहा है कि सभी वाणिज्यिक बैंक की प्रत्येक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या जनजाति तथा एक महिला गृहिणी को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध करवाना। देखिए अभी और क्लियर हुआ ना, यानी इसमें कहा गया कि कोई वाणिज्यिक बैंक होगा, उसकी प्रत्येक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या जनजाति का हो या और साथ ही साथ एक महिला, इन दोनों को आप ऋण देंगे। कितने से कितने तक? 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक। और किस लिए देंगे? किसी नव उद्यम को चलाने के लिए। इस योजना का जो क्रियान्वयन है ये सिडबी द्वारा इसको पुनर्वित्त पोषित किया जाएगा। दूसरी बात कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NCGTC, ये 5,000 करोड़ रुपए के कोष के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी तंत्र बनाएगा। ठीक है, यानी ये था आपका स्टैंड अप इंडिया। अगला देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 15 जुलाई 2015 को। और किस दिन? विश्व युवा कौशल दिवस के अंतर्गत। यानी आपको एक बात और क्लियर हो गई कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। उसी दिन ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ हुई। दूसरी बात कि इसका लक्ष्य क्या है? तो आगामी 4 वर्ष यानी 2016 से लेके 20 के दौरान देश में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना। ठीक है, आगे योजना में जो श्रम बाजार में नव प्रवेशी हैं वो या तो 10वीं और 12वीं पढ़ाई को बीच में जो छोड़ दिए हैं, इन छात्रों को प्रशिक्षण देने पर इसमें विशेष जोर दिया जाएगा। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत। और इस योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। ठीक है, अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना का प्रारंभ 25 जनवरी 2015 से को हुई। कहां पर? हरियाणा के पानीपत में। लक्ष्य क्या था कि लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर, किसी भी व्यक्ति के साथ सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी उनके साथ लिंग आधारित भेदभाव नहीं, यानी जितना बालक को उतना ही बालिका को भी अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात कि इसका प्रारंभ में देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में इसको लागू किया गया था, जिसके तहत एक वर्ष में लिंगानुपात 10 अंकों में वृद्धि करना एक लक्ष्य था। लेकिन वर्तमान समय में इस योजना का विस्तार भारत के समस्त जिलों में हो गया। दूसरी बात की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ये 3 मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इन तीनों की ये संयुक्त पहल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। और इसका लक्ष्य क्या है कि जीवन रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन यानी LPG सिलेंडर उपलब्ध कराना। अब एक बात और देखिए, जिन्होंने राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ लिया है उनको ये तुरंत यहाँ रिकॉल हो रहा होगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 भी लॉन्च हो चुकी है। कब लॉन्च हुई? तो 10 अगस्त 2021 को। कहां से लॉन्च हुई? तो महोबा उत्तर प्रदेश से। क्या उसमें टारगेट है? तो उसमें 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन बांटने का टारगेट है। तो इसके साथ कोरिलेट कर दिया जाए तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि 1.0 1 मई 2016 को और 2.0 10 अगस्त 2021 को। ठीक है, आगे देखते हैं।
और ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ये इसका आदर्श वाक्य है किसका? उज्ज्वला योजना का। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, इस योजना के अंतर्गत 3 वर्षों यानी 2016 से लेकर 19 तक पहले 5 करोड़ परिवारों को की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन देना था, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त महिला वर्ग को भी ऐड कर दिया गया, इसलिए 2018-19 में इसको संशोधित करके 8 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया। और ये योजना जो है ये बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ठीक है। आगे देखिए, अगली परियोजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस योजना को समझने से पहले इसको एक बात को याद रखिए कि 1999 में एक योजना शुरू हुई थी जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? SGSY। याद रखिएगा, ये कई बार पूछी जाती है योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? 1999 में। इसी योजना का ये उत्तरवर्ती योजना है। 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में इस योजना को परिवर्तित कर दिया गया। अब उसको कहा जा रहा है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहा गया। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। दूसरी बात कि इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के माध्यम से गरीबों की आजीविका में सतत सुधार करना इसका लक्ष्य है। ठीक है। दूसरी बात कि प्रत्येक गरीब परिवार कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लाना भी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य है। और इस योजना के अंतर्गत 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार करना भी लक्ष्य है। और अगर हम इसमें वित्त की बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच में 75 और 25% का रेशियो है। अगर वही हम सिक्किम सहित जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी बात करें तो 90% केंद्र का और 10% किसका? इन पूर्वोत्तर के राज्यों का। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 100% केंद्र का। अगली योजना है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया का जो प्रारंभ है ये 15 अगस्त 2015 से इसकी घोषणा की गई। और अगर ये पूछा जाए कि स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ कब हुआ तो आपका जवाब होगा 16 जनवरी 2016 से। अब इस स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो नवोन्मेष को बढ़ावा देना, यानी कि स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ठीक है। दूसरा, कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य है। दूसरी बात, अर्हता क्या है? कंपनी का गठन अथवा पंजीकरण भारत में होना चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए। अब संस्था के पंजीकरण और निगमीकरण की तिथि से 7 वर्ष, और अगर बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर वो संस्था है तो 10 वर्ष तक। ठीक है, याद रखिएगा पहले ये 5 वर्ष तक था। ठीक है, तब तक आपको स्टार्टअप इंडिया का लाभ मिलेगा। दूसरी बात, किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार जो है ये 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ये इस कंडीशन को आप फॉलो करते हैं तो आपको स्टार्टअप इंडिया का लाभ मिलेगा। ठीक है। आगे देखिए, ये जो नव प्रवर्तन आधारित स्टार्टअप है उसको वित्तीय सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया गया। और इस फंड का प्रबंधन किसके द्वारा होगा? तो सिडबी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और भारत में ग्रामीण क्षेत्र हेतु स्टार्टअप इंडिया अभियान का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को कि ये जो स्टार्टअप इंडिया अभियान है ये ग्रामीण क्षेत्रों हेतु दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया। अगला है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको हम ई नाम के नाम से जानते हैं। ये जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ये ई नाम है, ये 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया। अब ये ई नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ये ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ई नाम। ठीक है। अगला देखिए, ई नाम वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग पोर्टल है। यानी ई नाम क्या है? एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। लक्ष्य क्या है इसका? इसका लक्ष्य यह है कि जो कृषि उपज विपणन समिति की मंडियों को एकीकृत कर कृषि हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास करना, यह है ई नाम का मेन लक्ष्य। और 23 मार्च 2018 तक 16 राज्यों की 585 मंडियां ई नाम से जुड़ चुकी हैं। और 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना इसका लक्ष्य है। और इसकी अगर आपको पूछा जाए कि कार्यान्वयन एजेंसी कौन है तो आपका जवाब होगा स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, यानी शॉर्ट में SFAC, इस ई नाम की कार्यान्वयन एजेंसी है। अगला देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसका प्रारंभ कब हुआ? तो 23 सितंबर 2013 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का शुभारंभ किया गया था।
पहली बात। और वर्तमान में ही इसी का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया। ठीक है, यानी कि 23 सितंबर 2013 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन का शुभारंभ हुआ और अब उसी का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया। ठीक है, यदि हम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लक्ष्य की बात करें तो शहरों में लाभान्वित रोजगार और कौशल आधारित रोजगार के अवसर को बढ़ाकर शहरी गरीबी और उसकी जो सुभेद्यता है उसको दूर करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, यानी कह रहा है, इसका सिंपल मतलब ये समझ लीजिए कि शहरों में रोजगार के और कौशल के अवसर बढ़ाए जा सके ताकि शहरी गरीबी दूर हो सके और साथ ही साथ शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय देना, ये इसका लक्ष्य है। वही 20 फरवरी 2016 को सरकार ने केंद्र के सभी सांविधिक शहरी स्थानीय निकायों को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया। अगर हम इसमें वित्तीय साझेदारी की बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच में 75-25 है। वहीं अगर पूर्वोत्तर जो विशेष श्रेणी के अंतर्गत आते हैं इनकी अगर परसेंटेज की बात करें तो 90 और 10 है। अगला देखिए, आगे कह रहा है कि ये जो मिशन है इसके अंतर्गत गरीब जो शहरी गरीब हैं उनके प्रशिक्षण के लिए 15,000 रुपए और वहीं अगर पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में जो लोग प्रशिक्षण लेंगे उनके लिए 18,000 रुपए का व्यय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला कह रहा है इस मिशन के कार्यान्वयन में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का प्रारंभ कब हुआ तो 25 जून 2015 को और इसका लक्ष्य क्या है कि 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना। अब इसको करंट में थोड़ा अपडेट कर लीजिए। सरकार ने सभी प्रकार के आवास का लक्ष्य जो है 2022 से बढ़ाकर 2024 कर दिया है। ठीक है, ये करंट में अपडेट कर लीजिए। दूसरी बात, यह योजना जो है ये 2011 के अनुसार घोषित सभी 4041 सांविधिक कस्बों में कवर करेगी। ठीक है, इतनी बात को आपको इसमें ध्यान रखना है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ हुई और इसका लक्ष्य क्या है कि 2022 तक के लिए सभी को आवास उपलब्ध हो जाए। इसमें भी वही अपडेट हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, इसमें अगर वित्त की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई के लिए 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जो लाभार्थी हैं इनकी अगर पहचान की बात है तो ये सामाजिक और आर्थिक जो जाति जनगणना 2011 में हुई थी वहीं से ये डेटा ले लिया जाएगा और लाभान्वितों को 70,000 रुपए का ऋण तक की सुविधा उपलब्ध है। मकान के मौजूदा 20 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। यदि हम वित्त की बात करें तो जो 40 और 60 का रेशियो रहेगा मैदानी इलाकों में, यानी 60% केंद्र और 40 राज्य, और अगर हम जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी बात करें तो 90 और 10 का रेशियो रहेगा। ठीक है, इसके वित्त में हिस्सेदारी को भी याद रखिएगा, यहाँ 75-25 नहीं है, 60-40 का रेशियो है राज्यों के लिए। अगला देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु जो 2022-23 का बजट है इसमें कितना पैसा दिया गया है तो इसमें 48,000 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। इसका प्रारंभ कब हुआ तो 21 फरवरी 2016 को और इसका लक्ष्य क्या है, पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास, यही है रुर्बन क्लस्टर। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो राज्य सरकार है वो ऐसे ग्राम पंचायतों के समूह का चयन करेगी जिनकी जनसंख्या मैदानी और तटीय भागों में 25 से 50,000 हो, रेगिस्तानी और पहाड़ी और द्वीपीय इलाकों में या जनजातीय क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 तक हो। ये 2 क्राइटेरिया है। ठीक है, दूसरी बात, अगर इसके वित्त की बात करें तो वित्त 2022-23 के बजट में 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। किसके लिए, किस योजना के लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के लिए। ठीक है, आगे है उदय योजना। उदय का मतलब क्या है, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। इसका प्रारंभ कब हुआ तो 20 नवंबर 2015 को इस योजना का प्रारंभ हुआ। दूसरी बात, यदि लक्ष्य पूछा जाए तो उदय योजना का लक्ष्य क्या है तो बिजली वितरण कंपनी यानी डिस्कॉम का वित्तीय सुधार और पुनरुत्थान। और कार्यान्वयन कौन करेगा तो इसका कार्यान्वयन जो है ये ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि झारखंड इस योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य है। यानी अगर इस आपसे ये पूछा जाए कि उदय योजना के तहत शामिल होने वाला पहला राज्य तो आपका जवाब होगा झारखंड। अगला योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना।
ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है ये 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा ये बहुत पूछे जाने वाला योजना है। जनधन योजना कब शुरू हुई? तो 28 अगस्त 2014 को, और इसकी ये जो आदर्श वाक्य है ये भी पूछा जाता है, मेरा खाता भाग्य विधाता। लक्ष्य क्या है? वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन, यानी जो वंचित वर्ग जिनका खाता बैंक में नहीं है या वित्तीय ट्रांजैक्शन से वो बाहर है उनको शामिल करना। और इसके घटक कौन है? वंचित और गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं यथा बैंक खाता, साख यानी उनको उधार लेना, बीमा, पेंशन, ये सारी सुविधाएं उनको मिल सके। आगे देखिए, यदि हम वित्तीय जागरूकता और संवर्धन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को देखें तो ये भी प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत रुपे कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। और उपलब्धि क्या है? इस योजना के तहत 4 अप्रैल 2018 तक कुल 31.42 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और इसमें 81% खाते वाणिज्यिक बैंकों में खोले गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे मुद्रा का फुल फॉर्म पूछे तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात कि जो मुद्रा की गठन है ये कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के एक अनुशंसी इकाई के रूप में की गई है। ठीक है। दूसरी बात कि यदि आप लक्ष्य की बात करेंगे तो धनहीन को धन प्रदान करना ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य है। और अगर आप सुविधा की बात करें तो इस योजना के तहत जो सूक्ष्म संस्थानों को 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला है शिशु उद्योग, ये 50,000 रुपए तक के जो उद्योग हैं उनको शिशु उद्योग के अंतर्गत। अगर आपको 50,000 से 5 लाख तक का तो आप किशोर उद्योग के अंतर्गत आएंगे। यदि आप तरुण उद्योग के अंतर्गत देखें तो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की क्राइटेरिया है। और यदि आप 2021-22 के बजट की बात करेंगे तो इसके लिए 2500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थे। अगला है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 जून 2015 को। और इसका लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये उनको एक पेंशन देगा। ठीक है, 60 साल के बाद। अब देखिए आगे आई गया, इसमें अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष के बाद 1,000 रुपए से 5,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। यानी जिस प्रकार आप मंथली देते होंगे जिस स्कीम के अंतर्गत उस हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। यदि हम इसकी पात्रता की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी पात्रता आयु जो है 18 से 40 वर्ष है। ठीक है, और सभी बैंक खाता धारक जो इस आयु वर्ग के होंगे उनको ये लाभ मिलेगा। आगे देखिए, अब एक बात और याद रखिए, इसमें जो लोग अटल पेंशन योजना के लिए जो एनरोल्ड होंगे उन्हीं को कह रहा है अभिदाता वर्ग जो है इनका अंशदान न्यूनतम 20 वर्ष तक होना चाहिए और 5 वर्ष तक अंशदान का 50% या 1,000 रुपए प्रति वर्ष जो भी कम होगा वो वहन सरकार द्वारा भी किया जाएगा। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रारंभ जो है ये 9 मई 2015 को कलकत्ता से किया गया। अब इसका लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य यह कि सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा सके। ठीक है, ये था लक्ष्य किसका? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का। अब इसमें पात्रता देख लीजिए, 18 से 70 वर्ष की आयु के जो लोग जिनका बैंक खाता है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पात्र होंगे। क्या आयु है? 18 से 70। अब इसमें प्रीमियम क्या जाएगा? 12 रुपए प्रति वर्ष के आधार पर प्रीमियम जाएगा। और दुर्घटना या मृत्यु में, मतलब अगर आपको दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या पूर्णतः अपंगता हो जाए ऐसी कंडीशन में 2 लाख रुपए और आंशिक अपंगता के कंडीशन में 1 लाख रुपए आपको मिलेगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई। इसका लक्ष्य क्या है कि जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लक्ष्य है। अब इसकी पात्रता के लिए आयु वर्ग क्या निर्धारित है? तो 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोग ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। इसमें प्रीमियम राशि क्या है? तो 330 रुपए और जोखिम कवरेज कितना है? तो 2 लाख रुपए। ठीक है, अगली योजना है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन योजना 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई। लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री की 150वीं जयंती जो कि 2 अक्टूबर 2019 को हुई, इस संपूर्ण भारत में स्वच्छता बनाना ही इस स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य है। अगर हम 2022-23 के बजट की बात करें तो इस अभियान के लिए यानी स्वच्छ भारत मिशन के लिए 2300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर हम केंद्र और राज्यों के बीच में स्वच्छ भारत मिशन के लिए वित्त के बंटवारे की बात करें तो 75 केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार। वहीं अगर विशेष राज्य में 90% केंद्र और 10%
संबंधित राज्य। और एक बात और याद रखिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु बजट 2022-23 में 7,192 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा इसमें। ठीक है, ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात कर रहा है। ठीक है, और जो अभी आपने बजट की बात की है ये स्वच्छ भारत मिशन के लिए टोटल 2300 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे देखिए, अब हम लोग जो नवीन योजनाएं हैं, ये तो अभी तक आपने पुरानी योजनाओं को देखा। ठीक है, अब जो नवीन योजनाएं हैं उनको आप इसी में कवर करेंगे। ये दूसरे मैगजीन की हैं, लेकिन इसी में उसको ऐड ऑन करके एक जगह आपको दिया जा रहा है। अब यहाँ पर पहली जो योजना है वो है NECB 2.0 परियोजना। ये जो NECB 2.0 परियोजना है, पहली बात तो ये समझिए कि इस योजना को प्रारंभ कब किया गया। ठीक है, तो इस योजना का शुभारंभ जो है ये 6 मई 2022 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा किया गया। पहली बात। दूसरी बात कि इस योजना का क्या काम है, ये पूर्वोत्तर के राज्यों में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए डिजिटल कौशल और उद्योग मांग आधारित प्रौद्योगिकी की क्षमता का निर्माण करना और प्रशिक्षण करना, यही उद्देश्य है NECB 2.0 का। ठीक है, क्लियर है। अगली योजना देखिए, अगली योजना है ई अधिगम योजना। ई अधिगम योजना हरियाणा में मुख्यमंत्री द्वारा जो विद्यार्थी और अध्यापकों को टैबलेट वितरण की योजना शुरू की गई है, उसी को कहा गया ई अधिगम योजना। और ये कब प्रारंभ हुई? 5 मई 2022 को। अगर हम अगली योजना देखें तो वो है जीवहाला योजना। ये जो जीवहाला योजना है ये महाराष्ट्र में जेल विभाग द्वारा शुरू की गई। ये कैदियों को ऋण प्रदान करने से संबंधित योजना है और इसका प्रारंभ कब हुआ? 1 मई 2022 को। और ये कैदियों के लिए जो ऋण प्रदान करने जैसी सुविधा है, ये इस तरह की पहली योजना है, जीवहाला योजना। और कहां पर? महाराष्ट्र में। अगला है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, यानी जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं PM स्वनिधि। इसका विस्तार किया गया। क्या विस्तार किया गया? कि रेहड़ी पटरी वालों को और उनके परिवारों को बिना किसी जमानत राशि के ऋण उपलब्ध कराया जाए। और इस योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक करने की मंजूरी दी गई। किस योजना को? PM स्वनिधि योजना अब दिसंबर 2024 तक रहेगी। और ये मंजूरी कब मिली? 27 अप्रैल 2022 को। ठीक है, इतनी बात को याद रखना है आपको। अगला है महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना। महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली अप्रैल 2022 में। और ये देश में अपने तरह की पहली योजना है जीन बैंक योजना। अगला है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? DACE। ठीक है, ये योजना का शुभारंभ किसने किया? याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस योजना का शुभारंभ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में इस योजना का शुभारंभ किया। क्या नाम है? डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। और कब किया? तो 22 अप्रैल 2022 को। अब ये शुभारंभ करने के बाद क्या होगा? तो इसके बाद जो 31 विश्वविद्यालय हैं चयनित, और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के बीच एक समझौता हस्ताक्षर किया। और इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनको संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के आयोजन के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाती है, उसके लिए इनको कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किस योजना के तहत? डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना के अंतर्गत। अगला देखिए, अगला है स्वनिधि से समृद्धि योजना। ये जो स्वनिधि से समृद्धि योजना है, ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी द्वारा 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में इस योजना का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? तो 12 अप्रैल 2022 को। एक बात और याद रखिएगा कि 2022-23 के लिए कुल 20 लाख योजना स्वीकृतियों में के लक्ष्य के साथ 28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को कवर करने के लिए इस योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, यानी 28 लाख मेन लक्ष्य के अलावा। अगला देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इस योजना के 7 वर्ष पूरे हो गए। कब? 8 अप्रैल 2022 को। और इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया था। यह अभी आपने पढ़ा भी था। इसके अंतर्गत आपने देखा था कि जो गैर कारपोरेट, गैर कृषि छोटे सूक्ष्म उद्योग हैं, इनके आय सृजन के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना। ये जो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना है, ये विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको शॉर्ट में आप AIIB कहते हैं, इनके द्वारा गुजरात राज्य में इस परियोजना की शुभारंभ किया गया। इनको मंजूरी दी गई, ऋण की मंजूरी दी गई। कितने ऋण की? तो 7500 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी गई। किसके द्वारा? विश्व बैंक और AIIB द्वारा।
अगला देखिए, घर घर राशन वितरण योजना। ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य में इस योजना का शुभारंभ किया गया। कब? 28 मार्च 2022 को। अगला है तेजस कौशल प्रशिक्षण योजना। ये जो तेजस कौशल प्रशिक्षण योजना है, ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा जो विदेश में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षण देने के लिए कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना यानी तेजस का शुरुआत किया गया। और इसकी शुरुआत कब हुई? 27 मार्च 2022 को। ठीक है। अगला देखिए, रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर परियोजना। ये जो रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर परियोजना है, ये एनटीपीसी द्वारा तेलंगाना में इस परियोजना का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और इस परियोजना में अतिरिक्त 42.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता डेवलप की जाएगी। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना। और किसके द्वारा? तो एनटीपीसी द्वारा। अगला है सुजलाम 2.0। ये जो सुजलाम 2.0 है, ये जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया। और इसके अंतर्गत जो दूसरे जल है यानी जो गंदा जल है, उसके प्रबंधन के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। नाम है सुजलाम 2.0 और शुभारंभ कब हुआ? 22 मार्च 2022 को। यानी धूसर जल के प्रबंधन के लिए यानी गंदे जल के प्रबंधन के लिए सुजलाम योजना। अगला देखिए, राष्ट्रीय एड्स एवं एसडीटी नियंत्रण कार्यक्रम, जिसको आप कहते हैं NACP चरण 5। इसके अंतर्गत आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने इस कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि, यानी वो 5 वर्ष की अवधि कब तक है? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक इसको जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। और ये मंजूरी कब मिली? 31 मार्च 2022 को। अगला देखिए, अगला है पुणे मेट्रो रेल परियोजना। याद रखिएगा, ये जो पुणे मेट्रो रेल परियोजना है, इस परियोजना को नरेंद्र मोदी द्वारा 12 किलोमीटर की ये है, इसका उद्घाटन किया गया। अब दूसरी बात है कि इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 6 मार्च 2022 को पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन हुआ। और इस परियोजना की कुल लंबाई जो है वो 33.2 किलोमीटर है। और इसकी कुल लागत कितनी है? तो 11,400 करोड़ रुपए पुणे मेट्रो रेल परियोजना की कुल लागत है। अगला देखिए, स्त्री मनोरक्षा परियोजना। ये जो स्त्री मनोरक्षा परियोजना है, ये संपूर्ण भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और सुधार के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा इसको शुरू किया गया। और कब हुआ? 2 मार्च 2022 को। अगला है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना। इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक यानी अगली समीक्षा तक जो भी पहले हो जारी करने की मंजूरी दे दी गई। कब दी गई? 18 फरवरी 2022 को। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है रूसा योजना। पूछा जा सकता है रूसा योजना का संबंध किससे है? तो आपका सीधा जवाब होगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान से। और पूछा जाएगा कब तक बढ़ाया गया? तो 31 मार्च 2026। अगला देखिए, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ये जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, ये केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 के बजट घोषणा के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए सभी पहलुओं को कवर करते हुए प्रौढ़ शिक्षा के ये नई योजना को मंजूरी दी गई, जिसका नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। और इस योजना की अवधि कब तक रहेगी? 2022 से 27 तक। ये ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली योजना। ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको आप गेल के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश में इस परियोजना की शुरुआत की गई। कब हुई? फरवरी 2022 में। दूसरी बात, ये भारत में इस तरह की पहली परियोजना है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा? गेल के द्वारा। कहां पर? इंदौर मध्य प्रदेश में। अगला है सारथी मोबाइल ऐप। सारथी मोबाइल ऐप ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सीबी के द्वारा निवेशकों को शिक्षित करने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया। ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ? 19 जनवरी 2022 को। यानी सारथी मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? सेबी से। और ये क्या करेगा? तो ये निवेशकों को शिक्षित करने के लिए काम आएगा। अगला है परियोजना निरामय। ये जो परियोजना निरामय है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा असम में इस परियोजना की शुरुआत की गई। कब की गई? 8 जनवरी 2022 को। अगला है सूरत मेट्रो रेल परियोजना। ये जो सूरत मेट्रो रेल परियोजना है, ये भारत सरकार और जर्मनी के विकास बैंक KfW के मध्य इस पे हस्ताक्षर हुए। कितने ऋण के? तो 442.26 मिलियन यूरो ऋण पर हस्ताक्षर हुए। अगला है प्रोजेक्ट अंबर। ये जो प्रोजेक्ट अंबर है, ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NIDC और जनरेशन इंडिया फाउंडेशन यानी GIF द्वारा कौशल और रोजगार के बीच अंतर को कम करने के लिए नई दिल्ली में इस परियोजना की शुरुआत की गई, प्रोजेक्ट अंबर की। बहुत इंपॉर्टेंट है। कब शुरू किया गया? 17 दिसंबर 2021 को। और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो अंबर है, इसका पूर्ण नाम क्या है? तो इसका पूर्ण नाम है एक्सेलरेटेड मिशन फॉर
बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन, ठीक है, यानी बेहतर रोजगार और प्रतिधारण के लिए त्वरित मिशन। क्या नाम है मिशन का? प्रोजेक्ट अंबर। अगर अगला देखिए, सहाय योजना। ये जो सहाय योजना है, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई सहाय योजना। और कब लागू की गई? तो 15 दिसंबर 2021 को, ठीक है। आगे देखिए, ये जो सहाय है, इसका फुल फॉर्म अगर पूछ दे तो सहाय योजना का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेंट ऑफ यूथ, ठीक है। ये है सहाय योजना का फुल फॉर्म। अगला देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल ने 2021 से 26 तक के लिए इस योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी। यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ड्यूरेशन क्या हो गया? 21 से 26। और ये कब मंत्रिमंडल ने इस पे मंजूरी दी? तो 15 दिसंबर 2021 को। अगली योजना है श्रेष्ठ योजना। ये श्रेष्ठ योजना केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। और कब किया गया? तो 6 दिसंबर 2021 को। अब इस श्रेष्ठ योजना के तहत क्या होगा? तो अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान की जाए, इसके लिए शुरू किया गया श्रेष्ठ योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। ये जो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना है, ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य में इस योजना को लागू किए जाने का प्रस्ताव पर स्वीकृति हुई। और ये स्वीकृति कब हुई? 3 दिसंबर 2021 को। और इस योजना के अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के मानक के अनुसार प्रदेश में प्रत्येक विकासखंड में आगामी 3 वर्षों में 1475 कृषक उत्पादन संगठन का गठन करना, ये राज्य बजट से किया जाएगा। ये योजना है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का, ठीक है। आगे देखिए, महोबा उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। किसने समर्पित किया? तो प्रधानमंत्री महोदय द्वारा। कब किया गया? 19 नवंबर 2021 को। अब इसमें कौन कौन सी योजनाएं जो महोबा में समर्पित हुई? अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वीवर परियोजना, भाओनी बांध परियोजना, मझगांव चिल्ली स्प्रिंकल योजना। इन सभी योजनाओं को हमने एडिटोरिया के करंट अफेयर्स में डिटेल पर चर्चा की है। अगर यहाँ करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग उसको भी निश्चित तौर पर कर लीजिएगा ये योजना, ठीक है। अगला देखिए, तेजस्विनी और हौसला योजना। ये जो तेजस्विनी और हौसला योजना है, ये केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मंत्रालय की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 18 से 35 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक की इन 2 परियोजनाओं की शुरुआत की, ठीक है। आयु वर्ग कितनी है? 18 से 35। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण द्वारा। क्यों तेजस्विनी और हौसला योजना लाया गया? क्योंकि लड़कियों के लिए व्यवसाय शुरू करने के लिए। अगला है डेयरी सहकार योजना। ये जो डेयरी सहकार योजना है, ये सहकारी मंत्री अमित शाह द्वारा आनंद गुजरात में इस योजना का शुभारंभ किया गया। और कब किया गया? 31 अक्टूबर 2021 को। अगला है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये उत्तर प्रदेश में लागू हुई कब? 29 अक्टूबर 2021 को। और इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। अगला है मेडिसिन फॉर द स्काई योजना। ये मेडिसिन फॉर द स्काई योजना ये उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा ये तेलंगाना के विकाराबाद में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 11 सितंबर 2021 को। इसमें ड्रोन के माध्यम से दवा और वैक्सीन की आपूर्ति करने वाला तेलंगाना पहला राज्य बन गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगली योजना है समृद्धि योजना। ये जो समृद्धि योजना है, इसका पहली बात की फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्टार्टअप ऑफ एक्सेलरेटर्स ऑफ माइनिटी। माइनिटी का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ये MEITY ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो सीधे क्लियर हो जाएगा कि ये समृद्धि योजना ये इससे संबंधित है। और कब शुभारंभ हुआ? 25 अगस्त 2021 को। अगली योजना है छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0। ये अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा भारत में डसॉल्ट सिस्टम्स फाउंडेशन जो फ्रांस का है के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब के युवा नवप्रवर्तकों के लिए यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका नाम है छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0। और ये कब शुरुआत हुई? तो 16 अगस्त 2021 को। अगला है PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप। ये प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, जिसको आप कह रहे हैं PM दक्ष,
इस योजना का शुभारंभ 7 अगस्त 2021 को किया गया। ठीक है, अगली योजना है लक्षद्वीप में वाटर विला परियोजना। ये जो लक्षद्वीप में वाटर विला परियोजना लाई गई, ये मालदीव के तर्ज पर लाई गई और इसकी घोषणा कब हुई? जुलाई 2021 में। ये भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। अगला है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ये क्यों लाई गई भाई? ये उत्तर प्रदेश में कोरोना से निराश्रित हुए छात्रों के भरण पोषण के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया और कब हुआ? 22 जुलाई 2021 को। और इसके अंतर्गत कहा गया कि जो 0 से 18 वर्ष के उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों बच्चे, जिनके माता पिता या जो अभिभावक हैं वो कोरोना के कारण जिनकी डेथ हो गई, और वो क्राइटेरिया क्या रखी गई? 1 मार्च 2020 के बाद जिनकी डेथ हुई कोरोना के कारण, वो इसके लिए पात्र होंगे और ये वयस्क होने तक इनके अभिभावकों देखभालों को प्रतिमाह 4,000 रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। अमाउंट याद रखिएगा। ये दूसरी बात याद रखिएगा कि इसमें वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और सरकार निराश्रित बालिकाओं के लिए विवाह के लिए 1,01,000 रुपए देगी। यानी जो बच्चे हैं उनके प्रतिमाह उनके वयस्क होने तक 4,000 रुपए और बालिकाओं के विवाह के लिए 1,01,000 रुपए देगी। अगला है हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना। ये परियोजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश हैं उनके द्वारा ग्वालियर और ओरछा नगरों में इस परियोजना को वर्चुअल तौर पर 20 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया गया और इस परियोजना के अंतर्गत ओरछा और ग्वालियर के 7वें और 8वें नगर के रूप में शामिल किया गया। और परियोजना के अंतर्गत जो दक्षिण एशिया के 6 नगर पहले ही शामिल हैं, इसमें भारत के अजमेर और वाराणसी पहले ही शामिल हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है गांव में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट कार्यान्वयन को मंजूरी। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 राज्यों में इसके कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई। कब दी गई? 30 जून 2021 को। और ये 16 राज्य में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ठीक है, उन 16 राज्यों के नाम याद है। एक बात और यहाँ कोरिलेट करना चाहेंगे कि सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक का है। ठीक है, ये भी बात इसके साथ कोरिलेट कर लीजिएगा। इस प्रकार जो पुरानी है और नई योजना, दोनों योजना को एक जगह आपको ला दिया गया है। ठीक है, आप इनको पढ़ लें, समय समय पर रिवाइज करते रहें। ठीक है, और प्लेलिस्ट को फॉलो करें, आपको सारी वीडियोज वहां पे उपलब्ध हो जाएंगी। आप सभी का शुभकामनाएं।